हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। एक बार मुझे बताएंगे क्या आवाज आ रही है सभी बच्चों को? गुड इवनिंग बच्चा लोगों। ठीक है, आ रही। तो अभी भी आज हम लोग इंटेंजिबल मोड में ही रहेंगे क्योंकि तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी कल से बेटर है। बट रनिंग नोज की समस्या है तो वो कंसंट्रेशन स्वाभाविक रूप से भंग होता है। तो इसी वजह से थोड़ा स्क्रीन पे दिखूंगा नहीं। चलिए शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा। क्या क्या है आज? आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा ही एक इनोवेटिव टॉपिक है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर साइकिल। बड़ा अच्छा टॉपिक है। एक नया रिसर्च पब्लिश हुआ है और उस रिसर्च में यह बात आई है कि क्लाइमेट चेंज वाटर साइकिल को प्रभावित कर रहा है। ये ऐसा टॉपिक है जो अभी तक आपने स्वयं नोटिस किया होगा किसी भी अखबार में आया नहीं, बहुत डिटेल में, और ये पहली बार आया है। अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन आउट है, चाहे ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में, कहीं पर भी आपसे पूछा जाए, ज्योग्राफी ऑप्शनल में, आप इसका बेहतर ढंग से उपयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर साइकिल आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो 2025 में ऑब्वियस है इस बार शामिल हो रहे हैं, 26, 27, 28, कभी भी आप एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। तो पहला वही हो गया कि अत्यधिक वर्षा, प्रचंड बाढ़, जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के जल चक्र को कैसे प्रभावित कर रहा है। ये टॉपिक हो जाता है आपका इंडियन एक्सप्रेस से, अगर आप इसको ध्यान देंगे। किससे? इंडियन एक्सप्रेस से। और जैसा एक रिसर्च पब्लिश हुआ है तो आपसे यूपीएससी ने एक ऐसे भी पूछा था। क्या पूछा था यूपीएससी ने कि शोध क्या है ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, व्हाट इज रिसर्च अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। तो शोध क्या है ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। ठीक है, ये आप पहले पॉइंट में देख सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक हम इंटरव्यू के लिए करेंगे। अभी नेशनल एंथम कंट्रोवर्सी क्या है, जिस पर स्वाभाविक रूप से 2024 वाले बच्चे जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो हम इस पर भी बातचीत करेंगे। तीसरा टॉपिक ये भी इंडियन एक्सप्रेस का है, भारत अमेरिका परमाणु सहयोग को बढ़ावा देना और क्या बाधाएं हैं, उनका क्या समाधान निकाला जा सकता है, इस विषय पर चर्चा, जो कि स्वाभाविक रूप से जीएस पेपर 3 एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण संरक्षण से सीधे सीधे जुड़ा हुआ और इनफैक्ट भारत की जीडीपी के साथ भी जुड़ा हुआ अच्छा टॉपिक है। इंडियन एक्सप्रेस के 3 आज पहले लिए जाएंगे। फिर हिंदू में आएंगे, हम डिजिटल गवर्नेंस पर बातचीत करेंगे, जो कि जीएस पेपर 2 गवर्नेंस का सीधा सीधा सिलेबस है, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस। फिर इसके बाद हम आएंगे कॉलेजियम और कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर के चर्चा करेंगे। पूरी की पूरी एक चर्चा हिंदू में की गई है, जीएस पेपर 2, इंडियन पॉलिटी, इंडियन डेमोक्रेसी, ए से इन विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद हम आगे अगर बढ़े तो हम यहां से पाएंगे आर लेंडर्स ऑन ब्रिंक ऑफ रिटेल बैड लोन क्राइसिस। क्या ऋणदाता खुदरा खराब ऋण संकट के कगार पर है? अब ये क्या है, यह विषय इकोनॉमी में कैसे आज चिंता का विषय, प्रीलिम्स पर इस पर मैंने आपके लिए अच्छी चर्चा की है। हड़प्पा लिपि के बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस में है, फॉर प्रीलिम्स उसको करेंगे। असम में कोयला खदान में कई मजदूर फंसे, कौन सी, जहां पर रेड होल माइनिंग होती, तो रेड होल माइनिंग क्या है, इस विषय पर हम लोग एक बढ़िया चर्चा करने जा रहे हैं। फिर तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप, ठीक है, इस विषय को लेकर के प्रीलिम्स में हम भूकंप पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। जो यह विषय आपके सामने आया है, जरा इसको देखते चलेगा। अत्यधिक वर्षा, प्रचंड बाढ़, जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के जल चक्र को कैसे प्रभावित कर रहा है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको जरा समझिएगा।
और आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये टॉपिक बिल्कुल नए ढंग से और पहली बार आपके सामने है और अकॉर्डिंग टू मी ये पूछा जाएगा। तो आप सबको पता है जल चक्र क्या है, यानी सबसे पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रियाओं में से एक है। क्या है? प्राकृतिक प्रक्रियाओं में से है कि नहीं बेटा? प्राकृतिक प्रक्रियाओं में से एक है जो जल के निरंतर प्रवाह, यानी जल का प्रवाह निरंतर होना चाहिए, जो जल के निरंतर प्रवाह और पुनः उपयोग को सुनिश्चित करता है। पुनः उपयोग को सुनिश्चित करता है। आई थिंक कि आप इसको समझ गए, सुनिश्चित करता है मतलब यह न केवल पानी की उपलब्धता को बनाए रखता है बल्कि पृथ्वी के मौसम और जलवायु को भी नियंत्रित करता है। कैसे करता है, आगे हम विस्तार से बढ़ेंगे। तो मुद्दा यही यहां पर डिस्कस किया गया है कि ये जो जल चक्र है मुसीबत में है, यानी ये जो जल चक्र है आज क्लाइमेट चेंज के कारण, यानी जलवायु परिवर्तन के कारण असंतुलन में आ रहा है, जिससे अत्यधिक बारिश, बाढ़, सूखा और जल संकट जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। पॉइंट इज क्लियर, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर भी अब कुछ बच्चों के मन में आएगा सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि मुद्दा क्या, लेकिन सर ये जो जल चक्र होता है इसको एक बार अगर आप समझा देते तो हम और अच्छे से मुद्दे को समझ जाते, फिर आप चलते विस्तार से आगे की बात करते। तो क्या है जल चक्र? व्हाट इज वाटर साइकिल? ठीक है, थोड़ा इसको और अच्छे से समझ जाए तो मैंने बताया जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब ये नेचुरल प्रोसेस कैसे, जैसे आप वो पढ़ते हैं ना बेटा, प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन, ठीक है, पीओडी या अर्थव्यवस्था का दुष्चक्र पढ़ते हैं ना, बीसीएस साइकिल ऑफ इकोनॉमी। तो प्रोसेस बस सेम वैसे ही। तो जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या क्या होता है, यानी जल वाष्पीकरण, वाटर एवोपरेशन, जल वाष्पीकरण हो गया मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद संघनन हो गया जिसे कंडेंसेशन हम कहते हैं। फिर इसके बाद वर्षा हो गया जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फिर अपवाह हो गया जिसे हम रन ऑफ कहते हैं। और फिर अंतः प्रवाह हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया। आप देख सकते हैं ये हम कहते हैं जल चक्र, इन्हीं को कहा जाता है। अब इन सबको अगर समझा दें तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम अंदर चलेंगे, चीजें और आपको आसानी के साथ समझा पाएंगे। तो क्या आपको पता लगा कि जल चक्र की क्या प्रक्रिया होती है? अब जो वाष्पीकरण होता है जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण क्या है अगर आप इसको डील करना चाहें, ये समझना इसलिए आवश्यक है जो विस्तार से एडिटोरियल में डिस्कस नहीं है। केवल जल चक्र बता करके और चीजें आगे समझा देंगे, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे नहीं ना तो पूरा टॉपिक उभर करके आएगा नहीं। तो जल चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं, जैसे सबसे पहला होता है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन जो आपने लिखा, इसे बोलते हैं पानी का भाप बनना। क्या बोलते हैं? पानी का भाप बनना। कैसे भाई? सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदियों, झीलों और मिट्टी से पानी भाप बनकर उड़ता है। यानी सूर्य की गर्मी से ग्लोबल वार्मिंग होगी तो यह प्रक्रिया और बढ़ेगी कि नहीं? तो यही यहां कहा गया है कि उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण की, इवेपोराइजेशन की दर बढ़ रही, जिससे वातावरण में अधिक नमी जमा हो रही है। आप देख सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों से वाष्पीकरण बढ़ा है और इसी के कारण भारी वर्षा और तूफान हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको वाष्पीकरण को ऐसे समझेंगे। इसे आप उदाहरण से अगर समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे, गर्मियों में सड़क पर गिरा पानी तेजी से सूख जाता है और उबलते पानी से भाप निकलती रहती है। अब दूसरा आता है उत्सर्जन, यानी ट्रांसपिरेशन। दूसरी प्रक्रिया क्या है? उत्सर्जन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। पौधों से जल वाष्प का निकल जाना, यानी पौधे मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं और पत्तियों से वाष्प के रूप में छोड़ते हैं। बनाओ वनों के कटाव यानी डिफॉरेस्टेशन के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो रही, जिससे स्थानीय वर्षा में कमी आ रही। आई होप आप ये भी समझ गए। फिर आता है संघनन।
ठीक है। संघनन क्या? जल वाष्प का बादलों में बदलना, इसे हम क्या कहते हैं? जल वाष्प का बादलों में बदलना, इसे हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। यानी जब गर्म जल वाष्प ठंडी हवा से मिलती है तो वह छोटे जलकणों में बदलकर बादलों का निर्माण करती है। आपने पढ़ा हुआ। बढ़ते तापमान से बादलों की यह संरचना बदल रही, जिससे वर्षा की तीव्रता प्रभावित हो रही है। और इसी प्रकार से वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन, जब बादलों में जलकण भारी हो जाते हैं तो वे वर्षा, ओलों या हिम के रूप में नीचे गिरते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा अधिक अनियमित हो रही है, कहीं भारी बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ रहा है, इसलिए वर्षा का पैटर्न बदल रहा है। रन ऑफ यानी पानी का नदियों में बहना, आप देख सकते हैं, यानी बारिश का जो पानी होता है वो नदियों और झीलों में बहकर समुद्र तक पहुंचता है। बट शहरीकरण और कंक्रीट की सड़कों के कारण जल अवशोषण कम हो रहा है, जिससे बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। फिर इसके बाद एक और प्रवाह होता है जिसे हम बोलते हैं अंतः प्रवाह, इन्फिल्ट्रेशन, यानी पानी का जमीन में समाना। वर्षा का कुछ हिस्सा मिट्टी में समा जाता है और ग्राउंड वाटर को भरता है। अब ये सारी प्रक्रिया अगर आपको समझ में आ गई हो, एक बार आप सब बच्चे बताएंगे, यानी जल चक्र समझ में आया? तो जल चक्र अगर समझ में आ गया तो यही यहां पर कहा गया है, जो रिसर्च किया गया है, जिसका जिक्र यहां किया गया 2024 की वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट, तो वही कह रहा है कि यह जल चक्र ग्लोबल वार्मिंग के कारण असंतुलन में जा रहा है। तो 2024 की ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार जो यहां लिखा हुआ है, जलवायु परिवर्तन ने इस जल चक्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। क्या किया है? इस जल चक्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, और यही विषय यहां पर डिस्कस है। आई होप इतने सही चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब आता है GS1 ज्योग्राफी। हम ऑब्वियस इसका यूज कहां करेंगे? तो आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं यहीं पर आएगा, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना। तो ये GS ज्योग्राफी है, लेकिन ऑप्शनल ज्योग्राफी में भी आपसे ये पूछा जाएगा, ऑप्शनल ज्योग्राफी में, ठीक है ना। अब इसके बाद कैसा प्रश्न आता है आप देख सकते हैं, भूमि एवं जल संसाधनों पर। तो 2016 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया, अगर इसको आप देखते हैं कि भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा। यानी यूपीएससी आपसे ज्योग्राफी में पूछ चुका है कि जल संसाधनों का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसी पृष्ठभूमि में अगर हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो क्या इस प्रश्न को डील करने में कुछ मदद मिलेगी? जरा मुझे बताएं एक बार आप लोग, जो भी बच्चे यहां हैं, और अगर है तो किस प्रकार से इससे मदद मिलेगी, जरा बताइए फटाफट। सोचो बेटा, चूंकि आप लोग को देखिए मेहनत करनी बेटा, और जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं मेहनत करने वाले आपको, देखिए 1000 सीट है हर साल की, जिसमें से लगभग 9,000 तो समझिए कि वही लोग हैं जो मेंस इंटरव्यू की प्रोसेस में, सॉरी 900 वही लोग हैं जो मेंस इंटरव्यू की प्रोसेस में 2-3 साल से चल रहे हैं। नए बच्चों की एंट्री बहुत कम है। तो आप हमेशा याद रखें कि आपको इसी पैटर्न पे चलना है, नहीं तो कमेंट करने वाले तो ये भी कमेंट कर देंगे, वो तो खैर नेगेटिव होते हैं। जैसे मैं अगर कभी भी कोई कोर्स का ऐड कर दूं तो उसके नीचे तुरंत कमेंट आता है कि अब वो गहराई IQ वाईपी में नहीं है। बच्चे ऑनेस्टी से बताना आप सब लोग कि मैं आप सबकी राय बस केवल लूंगा, जो बच्चों की रिजल्ट होना नहीं, रिजल्ट बहुत मुट्ठी भर लोगों का ही होना, आपको अच्छे से पता है। तो इतनी गहराई है इस टाइम पे IQ वाईपी में, शायद जरा एक बार बताना बेटा कि डेली हम लगभग 50 क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। अब इससे गहरा क्या ही चाहिए? तुम मैरियाना ट्रेंच ले लो भाई, हमारी क्लास क्यों ले रहे हो? हम तो यही कहेंगे। क्यों बच्चे, सही कहा कि नहीं कहा? भाई अगर और गहराई चाहिए तो मैरियाना ट्रेंच ले लो, हमारी तो इतनी ही है। तो भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी, तो ये मुद्दा देख करके जल चक्र वाला टॉपिक इसके साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस प्रश्न को हम देखें तो भूमि और जल संसाधन पृथ्वी पर जीवन के लिए बेसिक्स हैं, आधारभूत हैं कि नहीं बेटो, बताओ। लेकिन अगर इनका अति दुरुपयोग किया जाएगा या इनका दुरुपयोग किया जाएगा और क्लाइमेट चेंज के कारण ये संसाधन संकट में है कि नहीं, आप बताओ। जल संसाधन, यही तो हम भी पढ़ रहे हैं। इन संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन न केवल मानव जीवन को सुरक्षित बना सकता है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और मानव विपत्तियों को भी काफी हद तक कम कर सकता है। ठीक है। आप देखिए बच्चों, तो कल को जल चक्र आ सकता है, ये आपको बताना है। अब देखिए, ठीक है, समझ में आया? एक बार और समझा दूं? ठीक है, एक बार और समझा देता हूं बेटा। ये इस टॉपिक से कैसे जुड़ेगा कि जल चक्र में वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा जैसी प्रक्रियाएं अभी मैंने आपको बताई, सीधे तौर पर जल और भूमि संसाधनों को प्रभावित करती हैं। अगर अनियमित बारिश होती, यानी जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ जगह अत्यधिक वर्षा यानी बाढ़ और कुछ जगह सूखा पड़ता है, तो क्या होगा, आप मुझे बताएं। तो जल चक्र का प्रभाव जल संसाधनों पर पड़ता है, जैसे अनियमित बारिश। इसके अलावा जल चक्र का प्रभाव भूजल स्तर पर पड़ता है। अधिक वाष्पीकरण और अनियमित बारिश से भूजल रिचार्ज यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज बाधित हो जाता है। बाढ़ और अत्यधिक बारिश से मिट्टी का कटाव होता है, जिससे भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण ये चाहे भूमि संसाधन हो, चाहे हमारा आज का टॉपिक जल संसाधन, इनकी स्थिति बदतर हो रही है। जलवायु परिवर्तन से जलचक्र अधिक तीव्र हो गया, जिससे बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं बढ़ रही। और बाढ़ अगर आती है तो स्वाभाविक इससे रन ऑफ बढ़ता है, जिससे मिट्टी और भूमि की गुणवत्ता खराब होती है। तो ऐसे में इसका प्रबंधन कह रहा कैसे करेंगे, तो इसके प्रबंधन में लिखेंगे, प्रभावी प्रबंधन में लिखेंगे जल संसाधनों के, कि भैया जल चक्र को संतुलित कीजिए। क्या कीजिए? जल चक्र को संतुलित। लिखेंगे कि नहीं, कि अगर हमें जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करना है तो जल चक्र को संतुलित करना होगा। कैसे? वृक्षारोपण वाष्पीकरण और उत्सर्जन की प्रक्रिया को संतुलित करता है और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखता है, तो आप वृक्षारोपण करिए। जल संरक्षण उपाय जैसे वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण और जल चक्र की निरंतरता, इन सब पर काम करें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए। अब आता है, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। अब मुझे बताओ बेटा, इस प्रश्न को जरा पढ़ो और बताओ कि क्या इस टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है तो कैसे सोचो, तब आपको डीप एनालिसिस समझ में आएगा कि डीप एनालिसिस होता क्या है। चल बेटा फटाफट आ जाओ। बोलो बेटा। ऑब्जर्व द पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। हम लोगों को सिलेक्शन की तरफ बढ़ना है। कैसे जुड़ेगा, किन बिंदुओं पर जुड़ेगा? अब यही क्वेश्चन आप मुझसे पूछो बच्चों कि क्या सर ये टॉपिक इससे जुड़ेगा? भाई जुड़ेगा, तभी हमने लगाए। हमने कहेंगे हाँ, जलचक्र और जलवायु परिवर्तन से यह सीधे सीधे जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों, अभी तो मैंने बताया जल चक्र और बाढ़ के बीच संबंध है कि नहीं।
बिल्कुल है भाई, जलचक्र और बाढ़ के बीच संबंध है कि नहीं? कि जलचक्र में अगर गड़बड़ी हो रही है, यानी जलवायु परिवर्तन के कारण वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया में तेजी आ रही है, वातावरण में अधिक नमी इकट्ठी हो रही, जिससे अत्यधिक वर्षा होती है, तो स्वाभाविक जब अत्यधिक वर्षा होगी तो बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा? तो जल चक्र की तीव्रता के कारण कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़ का खतरा बढ़ गया। बाढ़ का सीधा संबंध जल चक्र की वर्षा और अपवाह प्रक्रियाओं से है। आप देख सकते हैं। मजा आया कि नहीं आया? ये आपको पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। मुंबई की बाढ़ हो, चेन्नई की बाढ़ हो, आप उदाहरण के लिए डाल सकते हैं। फिर इनके क्या रोकने उकने के उपाय वो अलग है। मतलब अभी मैंने बताया इस टॉपिक से कैसे जुड़ सकते हैं। फिर आता है जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी। जलवायु परिवर्तन के कारण आप देख सकते हो, यानी उन बच्चों के मस्तिष्क का मैं क्या ही कहूं। खैर, सोशल मीडिया पे कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कौन लोग आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं कुछ पता नहीं है। फिर भी बच्चों, एक बार आप लोग केवल मुस्कुराना, और इसी मुस्कुराने के लिए मैं यहां हूं, क्योंकि हम लोग रिजल्ट करेंगे जल्दी। बेटे, इतना गहरा एनालिसिस अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार बताएंगे आप सभी लोग? कमेंट करो कि जब से ऐप पर आया है, यानी क्योंकि अब मेरे पास ये दबाव नहीं होता कितना समय लगेगा नहीं लगेगा। आप मुझे बताओ कि इस इतने एंगल से कभी चीजें पकड़ी गई हैं? हर एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। तो ये रिजल्ट है। तो जो बच्चे 2 4 10 20 बेटा पकड़े रहना है, सिलेक्शन आपका होगा। भीड़ की तरफ नहीं जाना। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक जलचक्र में हो रहे परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा रहे हैं, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। ईच एंड एवरीवन, सब लोग, मजा आ गया। प्रियंका, निशा, कल्पना, शिवांगी, सपना, रूपेश, जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। बस आपको इस चीज को बस पकड़े रहना है कि हम लोग बहुत डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। जब देखो, मैं साफ खेल रहा हूं, जब मैं रिजल्ट पे खेल रहा हूं, जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, हम लोगों को रिजल्ट से साबित करना है, सिंपल सी बात। तो चेंज इन द ग्लोबल वाटर साइकिल आपके सामने, अभी इसका हम लोग लाइव एनालिसिस करेंगे। फिर ज्योग्राफी में ही, यानी लाइव एडवांस आईक्यूआईपी क्लास में ही अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्र अत्यधिक बाढ़ और कुछ क्षेत्र भीषण सूखे का सामना कर रहे हैं। इन असमानताओं के कारणों और प्रभावों पर चर्चा करें। आप देख सकते हैं। फिर जीएस1 ज्योग्राफी, जल चक्र और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंध है, इस कथन की व्याख्या करें और भारत में जल संकट के संदर्भ में इसके प्रभावों पर चर्चा करें। 250 शब्द। फिर आता है जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ विषय है, डिजास्टर से भी जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि अत्यधिक बाढ़ आपदा का ही कारण बनती है ना। आप कहेंगे हाँ सर, अब यहां से क्या क्या मॉडल क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल आपूर्ति, कृषि और बायोडायवर्सिटी पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं, इस कथन की पुष्टि करें और उपयुक्त रणनीतियों का सुझाव दें। आप देख सकते हैं, यानी यही एनवायरमेंट में भी आ गया। अब इससे डेप्थ एनालिसिस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती जल संकट की समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आकलन करें। बच्चों, इस प्रश्न को जरा खूब अच्छे से पढ़ो। जरा इस प्रश्न को एक बार आप लोग दिमाग लगाइए। हो गया बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग भी पढ़ा करो। एनवायरमेंट, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण और जल प्रबंधन की नीति पर चर्चा करें। डिस्कस द पॉलिसी ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग वाटर क्राइसिस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फिर इसके बाद अब जरा अगला प्रश्न देखिए। फिर जलवायु परिवर्तन से प्रेरित जल आपदाएं जैसे बाढ़ और सूखा भारत के आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने, इस कथन की समीक्षा करें। फूड सिक्योरिटी की बात आएगी, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा। फिर सेम यही चीज, यानी यूपी पीसीएस के सिलेबस के अंतर्गत भी है।
यही चीज यूपीपीसीएस में एनवायरमेंट हो गया। यूपीपीसीएस यूपीएससी तो बिल्कुल एक है, ये इसी बहाने में हर बच्चे को समझा पाऊंगा। फिर बिहार पीसीएस में ऑब्वियस है, यह भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था इस यूनिट के अंतर्गत सीधा सीधा आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर आप देखते हैं तो बहुत से ऐसे, जैसे बिहार में जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान यूपीएससी का उनके बाद आते हैं। अब किसी भी बच्चे के मन में आ सकता है कि सर ये टॉपिक कैसे कनेक्ट हो जाएगा, आप जरा बता दीजिए। ठीक है, आ जाएगा ना? तो आप जरा सोचो, 30 सेकंड का समय दिया। ठीक है, 30 सेकंड का समय दिया, ये कैसे कनेक्ट हो जाएगा, फटाफट बताओ। बोलो बेटा, कमेंट करते चलो भाई। सर मैं भी यही पूछना, अरे बेटा चलो इसको समझा दो बच्चों। यानी यह किस बात पर जोर देता है? जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद। यह कथन इस बात पर जोर देता है, किस बात पर जोर देता है कि जंगल जल चक्र और पारिस्थितिकी का आधार है कि नहीं बेटा? है कि नहीं? जंगल जल चक्र और पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम का आधार है। इनके संरक्षण से ठीक है बेटा, तो विजनरी डिसीजन मेकिंग अब आज चली गई थी, आ गई। ठीक है, तो इस निबंध में कैसे जुड़ेगा? यानी कह रहा विजनरी डिसीजन, यानी ऐसा डिसीजन जिसका बड़ा गंभीर महत्व हो, यह तभी लिया जाता है जब आपका अंतर्ज्ञान और तर्क दोनों आपको आवाज देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इस निबंध में कैसे आएगा कि भाई जल चक्र को जो क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान हो रहा, उससे निपटने के लिए अब विजनरी डिसीजन लेने की आवश्यकता है। और ऐसे में हमें अंतर्ज्ञान और तर्क दोनों का उपयोग करना होगा। तो तर्क का क्या महत्व होता है, अभी लॉजिक का क्या महत्व होता है? यह कहता है डेटा आधारित विश्लेषण। तर्क का मतलब क्या होगा बेटा? डेटा आधारित विश्लेषण। जरा समझिएगा। आप कहेंगे सर ये क्या बला है? हम कहेंगे भाई जो जल चक्र आप पढ़ रहे हैं, जल चक्र का डेटा इकट्ठा कीजिए, बारिश के पैटर्न का डेटा इकट्ठा कीजिए, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन और आंकड़ों का उपयोग करना, इसे हम कहेंगे तर्क। और इस तर्क के आधार पर नीति का निर्माण कीजिए, और नीति निर्माण यानी जल संरक्षण, वनीकरण और बाढ़ नियंत्रण जैसी नीतियों का निर्माण कीजिए। तो अगर ऐसा कुछ भी आप निर्माण करना चाहते हैं तो ऑब्वियस वो तर्क और साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है, और इसके आधार पर प्रभावी योजना बनाई जा सकती है, जैसे वर्षा जल संचयन और सिंचाई प्रणाली, माइक्रो इरिगेशन वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया तर्क। अब आता है अंतर्ज्ञान का महत्व। अंतर्ज्ञान का मतलब क्या होता है? यानी इसको हम लोकल, जैसे आपके मनुष्य के शरीर के अंदर जो अंतरात्मा है उसके द्वारा कही गई बात, लेकिन अगर इसको हम व्यवस्था में डालते हैं तो अंतर्ज्ञान का मतलब होता है स्थानीय ज्ञान का उपयोग, लोकल नॉलेज का उपयोग। क्योंकि स्थानीय एनवायरनमेंट के बारे में वहां के लोग ज्यादा जानेंगे ना। जैसे आपका सिलेक्शन होता है और आप छत्तीसगढ़ के हैं और आपको राजस्थान मिलता है, तो स्वाभाविक है जितनी गहरी समझ आपकी छत्तीसगढ़ की होगी प्रारंभ में, उतनी राजस्थान की नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। तो अंतर्ज्ञान का मतलब स्थानीय ज्ञान का उपयोग, जैसे ग्रामीण और स्थानीय समुदायों द्वारा अपने अनुभव से जल संरक्षण और भूमि प्रबंधन के लिए विकसित तकनीकें। जैसे राजस्थान में परंपरागत जौहर प्रणाली होती है जल प्रबंधन की। ठीक है, तो ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं।
तो ऐसे में जलवायु संकट के समाधान में इन दोनों का मेल आवश्यक है। कैसे? अगर आप एक उदाहरण से समझेंगे तो और बढ़िया से समझ पाएंगे। मैं एक हेडिंग बना देता हूं, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, जलवायु संकट के समाधान में अंतर ज्ञान और तर्क का मेल। आप देखिएगा, ठीक है। तो भाई पहला क्या होगा? जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, यानी क्लाइमेट एडॉप्टेशन। जलवायु परिवर्तन आवाज के प्रति अनुकूलन। समझ लो बच्चों, नाक के पास मैं रुमाल लेके लगाया हुआ हूं तब क्लास ले पा रहा। जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन, ठीक है। कैसे? अब देखिएगा, इसमें मैं तर्क भी लाता हूं और अंतर ज्ञान भी लाता हूं। यहां तर्क का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए वैज्ञानिक समाधान, जैसे सोलर एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य संसाधन। अंतर ज्ञान क्या है? अंतर ज्ञान कहता है कि पारंपरिक तकनीकों जैसे वृक्षारोपण और समुदाय आधारित संरक्षण योजनाओं को बढ़ावा देना। आप देख सकते हैं, यानी तर्क और अंतर ज्ञान विजनरी डिसीजन के लिए तो आपको बताना होता है कि भैया अंतर ज्ञान क्या है, तर्क क्या है। तो पहला हो गया, यानी अगर आपको जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन डेवलप करना है तो तर्क और अंतर ज्ञान क्या है। अगर आपको आपदा प्रबंधन करना है और उसका विजनरी डिसीजन लेना है तो इसमें तर्क का रोल क्या होगा और अंतर ज्ञान का रोल क्या होगा। तो आपदा प्रबंधन में तर्क क्या है? ऑब्वियस, वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना और फिर उसके नियंत्रण के लिए योजनाएं बनाना। अंतर ज्ञान क्या होगा? स्थानीय परिस्थितियों और अनुभवों के आधार पर निर्णय लेना। तो आई होप आप समझ गए। जैसे जो चिपको आंदोलन था बच्चों, वो अंतर ज्ञान का उदाहरण, यानी स्थानीय महिलाओं का अंतर ज्ञान था कि वनों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित होगा। उनके पास तो कोई डेटा नहीं था, कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला तो थी नहीं। तो चिपको आंदोलन अंतर ज्ञान का एक उदाहरण था और उसके माध्यम से चिपको आंदोलन करने वाली महिलाओं ने विजनरी डिसीजन लिया। तो चिपको आंदोलन स्थानीय महिलाओं का अंतर ज्ञान था कि वनों की कटाई से पर्यावरण असंतुलित होगा। अब आता है तर्क क्या आएगा इसमें। इसे बाद में, यानी चिपको आंदोलन को तर्क द्वारा पुष्ट किया गया कि वनों का संरक्षण जलचक्र और पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक है। मजा आया बच्चों? तो ऐसे में जलचक्र और जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्ज्ञान और तर्क का मेल आवश्यक है। मजा आया कि नहीं मजा आया? और शायद आज आप पहली बार अंतर्ज्ञान और तर्क को कैसे समझना है वो भी सीखे हैं। विजनरी डिसीजन मैंने कई बार जिक्र किया है, लेकिन अंतर्ज्ञान और तर्क क्या होते हैं एक ही विषय को लेकर के शायद आज आप समझ पाए हैं, क्योंकि आज मैंने तर्क भी समझाया, अंतर्ज्ञान भी समझाया और चिपको आंदोलन का एक उदाहरण भी दे दिया। कितनी बारीकी की जरूरत है। और आप कहते हैं हम सर ऐसे लिख के आए, नंबर नहीं मिला। क्योंकि नंबर नहीं मिला, 250 नंबर ऐसे के लिए आप कितनी तैयारी करते हैं? जो 2026-27 वाले हैं, एकदम कमर कस के रखिएगा। फरवरी में ब्रांड न्यू बैच ला रहा हूं। किसका? यानी ऐसे का। तब आपको समझ में आएगा। अब इस प्रश्न में कैसे कनेक्ट होगा बेटा, जरा इसको भी सोचो। देखो, सोचो, सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये कुछ ना होगा। ठीक है, चलो बेटा सोचो। आरती सिंह, ये तो सही पकड़े हैं कि अभी तक इस तरह, तो बस वही चीज है बेटा। तो ये कहावत किस बात पर जोर देती है बताइए भाई? ये जोर देती है कि समस्याओं को समय पर हल करना चाहिए। हल करना चाहिए जब स्थितियां अनुकूल हो। यानी आप खूब कमा रहे तो बीमा कराइए, यही तो ऐड आता है ना। अगर समस्याओं को अनदेखा किया गया तो भविष्य में और अधिक जटिल हो सकती है। मजा आ गया कि नहीं?
अब इसको हम जलवायु परिवर्तन और जलवायु चक्र से जोड़ने की बात करें, चूंकि इस एडिटोरियल में यही डिस्कस है। तो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको आएगा मजा। जल चक्र में असंतुलन और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पहले से ही दिखने लगे, जैसे अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जिसे आप कहते हैं। इन चुनौतियों का समाधान अभी किया जाना चाहिए जब स्थिति नियंत्रण में है, यानी अभी उतनी कमजोर स्थिति नहीं है। तो यानी ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर जो बढ़ रहा है, उसके प्रभाव को अगर हमें रोकना है, जिसके प्रभाव अभी बहुत गहरे नहीं है, तो कार्बन उत्सर्जन अभी हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से, यानी ये तो हो गया बेटा इस एडिटोरियल से। अब इसी प्रकार से अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करें, तो उसमें इस निबंध के क्या पॉइंट आ जाएंगे कि बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी आपदाओं के लिए प्रिपेयर्डनेस, जिसे हम पूर्व तैयारी कहते हैं, आवश्यक है। अगर हम नहीं करते हैं, यानी अगर आज हम जल निकासी प्रणाली, जल संचयन और आपदा प्रबंधन तंत्र मजबूत नहीं करते, तो भविष्य में इनसे निपटना कठिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब विस्तार से केवल अगर आप कहें कि सर आपने तो एडिटोरियल जल चक्र पढ़ा है, उस पर आइए। तो जल चक्र और छप्पर मरम्मत का संबंध, छप्पर मरम्मत का संबंध याद रखेगा। तो इसका क्या मतलब कि यदि जल चक्र की अनियमितताओं को अभी संबोधित नहीं किया गया, एड्रेस नहीं किया गया, जैसे भूजल स्तर में गिरावट, वनों की कटाई, तो भविष्य में जल संकट और गंभीर होगा कि नहीं होगा? यानी धूप खिली है का मतलब क्या हो गया? यानी अभी संसाधन मौजूद है, इनका कुशल उपयोग कीजिए। वनों की कटाई को रोकने और हरित आवरण बढ़ाने के प्रयास आज किए जाएं, ताकि जलवायु संतुलन बनाए रखा जा सके। यह छप्पर की मरम्मत है जो भविष्य में रेगिस्तानीकरण को रोकने में मदद करेगी। अब आप कहेंगे सर कुछ उदाहरण बता दीजिए कि क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। तो पेरिस समझौता उसी प्रकार का समझौता है जो छप्पर की मरम्मत करना चाहता है। तो यह समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अभी कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देता है। यानी यदि आज ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया गया, तो भविष्य में इसके परिणाम अत्यंत घातक होंगे, ऐसा पेरिस क्लाइमेट समिट मानती है। मजा आ गया बेटा? दिल खुश हुआ कि नहीं खुश हुआ? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मजा आ रहा बच्चों? सब बताएंगे, आहिस्ते आहिस्ते अपन आगे बढ़ेंगे। चलो इस प्रश्न का बताओ। सच में आपके माइंडसेट का क्या ही हम बोले। आई थिंक एआई भी हमको नहीं बता सकता है कि एक एक पॉइंट को कैसे जोड़ा जाए। तो मेहनत करो बेटा। जब ये सब आप लोगों को लग रहा है ना, और ऊपर से हमारे उन मित्रों को भी है, एक वर्ष बेटा 2025, ये जो जैसे कल हमने एक, आपको याद होगा जो हमारा स्टार्ट हुआ है आधारशिला बैच प्रीलिम्स का। आप देखो, हिंदू की शिकायत बंदा लेके पहुंच गया कहां? आधारशिला बैच पे। ध्यान से समझना, ये मेरी टीम ने मुझसे कहा था कि सर एक बार बोल दीजिएगा। तो पहली बात कि हम स्वयं नहीं चाहते हैं कि जो बच्चे मुझे एक बार देख रहे हैं आप एडमिशन बिल्कुल मत लीजिए, हम खुद ही कहते हैं और हमेशा कहते हैं। दूसरा, जो मुझे समझते हैं कि यह व्यक्ति मतलब सिलेक्शन करा सकता है, खुद इंटरव्यू दिया, वही आए, अन्यथा हमारे यहाँ किसी को आने की जरूरत नहीं। मैं तो साफ साफ कहता हूं भाई, अब एक आजाद देश का आजाद शिक्षक हूं, अपने ढंग से कुछ बेहतर करना चाहता हूं, करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें किसी का कुछ ले नहीं रहा हूं। तीसरी चीज यह है कि कल बेटा आप लोगों ने देखा हो कि मेरे उस बैच पर एक भयंकर सा, अब आप में या आपके, और बड़ा सम्मानित शब्द कि मैं आपका ऐसा 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 वाला भक्त हूं, बट अब वो बात नहीं रही जो बात पहले हुआ। यानी
हिंदू की समस्या आधारशिला में जा रही है। इसका मतलब है बेटा, जो एक दो बच्चे नए हैं ना, इनको रोक दो कि इस आदमी से बिल्कुल ना पढ़े, बिल्कुल मत पढ़िए। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, कृपया ऐसे बच्चों की ही बात आप मानिएगा। 100% मैं कह रहा हूं, जो इस टाइप का कमेंट करते हैं, क्योंकि वो सबसे होशियार हैं, वो सबसे समझदार हैं, और आई थिंक कि वही इस पृथ्वी के नियंता होंगे। ऐसा मैं दिल से चाहता हूं कि ऐसा हो। ये मैं कोई कटाक्ष नहीं बोल रहा। ठीक है बेटा, और मुझे केवल मुट्ठी भर चाहिए। ये 2025 निर्णायक वर्ष है। जो करने जा रहा हूं, अगर, और बच्चे आपको क्या लगा, मैंने चूज कर लिए हैं, संख्या पे ऐसे फिंगर पे है सब, जो भी मेहनत कर रहे हैं। अभी बस 9 टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद और भी ऐसा रिजल्ट निकालूंगा इस बार ना। अभी तो मिल ही नहीं रहे। 4 बच्चे मेंस दिए थे, जिसमें से 2 को इंटरव्यू कॉल में लेके गया हूं, और दोनों का सिलेक्शन गारंटी दे रहा हूं। इतनी मेहनत चल रही है अभी, और अगली बार 20 होंगे, इसमें से 15 के सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूं, अगर प्रीलिम्स निकल गया है तो। बच्चे बहुत, हो सकता है कि हम लोग जो इंतजार है वो शायद क्रांति का दौर प्रीलिम्साथॉन और आधारशिला के द्वारा या पीवाईक्यू एफपीक्यू के द्वारा मिल जाएगा। हरिओम कह रहे हैं, कुछ लोग दूरदर्शी नहीं सोच पाते हैं, 1 या 2 दिन की क्लास में शिक्षक का पूरी जिंदगी का अनुमान लगा लेते हैं। हरिओम, मुझे उनसे कोई शिकायत बिल्कुल नहीं बच्चों, लेकिन दुख होता है तुम्हारे एक कमेंट से। तुम्हारी भावनाएं तुम अंदर रख लो। अगर, अच्छा देखो, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मुझ में अब वो बात नहीं रही है, ध्यान से समझना यहां पर बच्चे, बड़ी गूढ़ बात है। आप सब तो अच्छा, जो यूट्यूब पे बच्चे होंगे, आपको भले मतलब दिखेगा कि हम केवल कंटेंट दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे बच्चों के जो भी एडमिशन लिए, सबके लगातार हम लोग बातचीत करते हैं। बहुत बड़ा सा डैशबोर्ड होता है, जिस पर हर एक बच्चा अपने नाम के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ हमारे सामने होता है। हम लोग लगातार बात करते हैं, तो यूट्यूब से थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऐप का। हाँ, तो इसलिए मैं बच्चों से बात करूं। नहीं, चलो मैं मान लेता हूं कि मुझ में कमी आ गई। मैंने मान लिया कि हाँ भाई, मुझे पढ़ाना नहीं आता। तो इसका मतलब जो बच्चा अगर कह रहा है कि आप में अब वो गूढ़ एनालिसिस की क्षमता नहीं है, तो भाई गूढ़ एनालिसिस की क्षमता नहीं, इसका मतलब यू आर एक्सलेंट स्टूडेंट। यानी तुम मुझ में पकड़ ले रहे हो। पिछले, जब से भी ये पकड़ रहे होगे कि मैं गूढ़ एनालिसिस नहीं करता हूं, तो इसका मतलब है कि तुमने पकड़ लिया है। इसका मतलब यू आर अ ग्रेट पर्सनालिटी। कहां यहां पड़े हो मेरे पीछे बेटा? यू आर अ ग्रेट 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 पर्सनालिटी। आप पूरे देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार कीजिए। आप स्वयं यूट्यूब का चैनल बनाइए और मुझसे बेहतर करिए। आप, इस देश को अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है, अच्छे आईएएस अधिकारी से ज्यादा अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है। इस चीज को आप मानिए। जितने अच्छे टीचर होंगे आपकी तरह गुड एनालिसिस करने वाले, उतनी अच्छे बच्चे तैयार होंगे। ठीक है, मैंने कम से कम इस लायक आपको तैयार कर दिया। क्यों बच्चों? कि आप यह एनालिसिस कर पा रहे हैं कि कौन गूढ़ है और कौन गूढ़ नहीं है। यह भी तो मेरी कामयाबी है ना, कि मैंने आपको उस लेवल तक सोचने लायक बना दिया कि आप गूढ़ और अगूढ़ में अंतर निकाल सकें, डेप्थ में इन डेप्थ में निकाल सकें। मुझे तो भाई ऐसे बच्चों की आवश्यकता ही नहीं। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो रिदम की तरह, कि हमने कहा बेटा हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं, उसने हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं। सोचो, और कोई बच्चा होता तो मेरे अलावा, मेरे ये कहने के बाद, पैसे से संपन्न, संसाधन से संपन्न, ब्रेन से संपन्न कहीं और कोचिंग कर लेती। लेकिन मैंने रोक दिया कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि सर मेरा इंटरेस्ट नहीं इसमें बन पा रहा। हमने कहा कुछ मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि प्रीलिम्स निकालने के लिए ये चाहिए, वो मैं निकलवा ले जाऊंगा। इसलिए नहीं कहा कि हिस्ट्री बेकार है। तो मुझे तो ऐसे बच्चे चाहिए जो भैया आंख बंद करके विश्वास करें कि हाँ, ऐसा ऐसा किया जाए। ठीक है। राजपूत आरसी सिंह, मंदिर क्या जाने अदरक का हाल। नहीं, जो भी बेटा, मैं किसी को ये नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब हो गया कि आ, प्रियंका कह रही है कि हमारे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं अच्छा टीचर हूं। मैं मतलब दुख होता है यार कि ए भाई, अब तो मैं क्या ही बोलूं यार। ऐसे ही रात कुछ दिन के बाद, मैं 25 के बाद आऊंगा यूट्यूब पे, 2025 का। फिर देखिए, आइए मजा लीजिए, क्योंकि हम तो चैलेंज स्वीकार करने वाले अध्यापक हैं कि जो बच्चे मेरे पास आए हैं, अब तो रुकने का कोई चांस है नहीं। आईएएस
पीसीएस, दोनों पे लगे हुए, मेहनत चल रही। अब तो कोई दिखावा है नहीं। कोर्स हमारी टीम कह देती, हम बेचते हैं। हम उसका भी प्लान करें कि हम कोर्स भी ना बेचें। शायद एक हफ्ते 10 रोज में कोई एक आदमी होगा, वही खड़ा होकर के बता देगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। हम भैया रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, और हम मार्केट में अपने आप को अभी से और पिछले कई सालों से कह रहे हैं, हम तभी मार्केट में रहना पसंद करेंगे जब हम रिजल्ट कर पाएंगे। हमें आपकी या किसी की लाइक शेयर सब्सक्राइब की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल वो प्यारे बच्चे चाहिए, थोड़े से, जो एक्चुअल में गुरु शिष्य की परंपरा में बिलीव करते हैं। थोड़े से, मुट्ठी भर। सीट है 1,000, क्या करूंगा मैं 10,000 बच्चा लेकर के, 5,000 बच्चा लेकर के? सीटें तो इतनी ही है गुरु जी। तो मुझे इस 1,000 को भेदने वाले 100 बच्चे हर साल एक नंबर के मिल जाए, बाकी क्या ही आवश्यकता है। और बाकी तो फिर जहां रिजल्ट छपा तहां फिर अपने आप ही आप कहानी बदल देंगे। तो मुझे भी पता है इस फील्ड में मैं एक तपस्या, हर एक संस्था से कॉल है, लेकिन मैं जब चाहूं तब संस्थाओं से जुड़ सकता हूं। मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात बच्चों ये। लेकिन नहीं, मैंने सबसे अच्छे संबंध बना के रखे हैं, सबकी रिस्पेक्ट करता हूं इस वजह से। लेकिन नहीं, कहीं नहीं कनेक्ट होना है, क्योंकि अब तो तपस्या है ये 2025। देखते हैं इस तपस्या में कहां तक पास होते हैं। आप सोचिए, कभी विचार कीजिए, आपके दोस्त हो तो एक आध बार पूछे कि जो सर ने ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप में एक एक बच्चे का एक एक क्वेश्चन का डाउट प्रतिदिन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा एक टीचर आप निकाल करके दिखाए जो 24x7, वो भी 100-200 बच्चे नहीं, कितने बच्चे हैं, और उसके बाद भी सबका कितना डाउट रहता है, कितना क्वेश्चन रहता है, प्रतिदिन में सॉल्व करता हूं। तो मुझे, ठीक है, एक बड़ी अच्छी पंक्ति याद आती है कबीर दास की। बच्चों, कैसी है वो? आ, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको याद हो, क्या है भाई? हाँ, कौन कह रहा, मैं बताएगा? यहां पर देखो, हम लोग आपस में बात बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक पंक्ति है। नहीं नहीं, हरिओम कह रहा है मुझसे बुरा नहीं, नहीं बेटा, ये वाली नहीं है। जाका गुरु भी अधला, जाका गुरु भी अधला, और चेला खरा निरंध। समझिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण। जाका गुरु भी अधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़न। ठीक है। तो मैं इस भाव को बड़े अच्छे से समझता हूं बेटा, कि यदि गुरु स्वयं अज्ञानी यानी अंधा है, तो उसके शिष्य चेले भी मार्गदर्शन से वंचित रहेंगे। तो मैं इसके मर्म को समझता हूं कि नहीं यार, अंधा नहीं बनना है। गुड एनालिसिस ना हो, लेकिन सिलेबस पर बच्चों का कमांड हो। अज्ञानता के कारण अंधा गुरु और उसका अंधा चेला दोनों एक दूसरे का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण अंधता दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं। मैं इस कविता को सिरोधार्य करता हूं कि गड्ढे में गिरना नहीं है, मेहनत करनी है। यह साखी सभी बच्चों को यह संदेश देती है कि सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए, जो सही मार्गदर्शन कर सके और अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाल सके। तो ये आप लोगों को अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलना है बेटा, ठीक है। ये मैं इसलिए इतनी बात बोला, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी कोई एक बच्चा है, जैसे पहले दिन उसने मुझे पसंद किया, वाह सर मजा आ गया, तब तक उसने 3 कमेंट, चूंकि वो भी तो सोशल मीडिया से है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कैसे आपको पता है। इलेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि सोशल मीडिया कैंपेन का वोटिंग बिहेवियर पर क्या असर पड़ा। तो एक बच्चा है, अरे यार सर तो अच्छा पढ़ा रहे, बट ये लड़का कह रहा है कि मैं आपका भक्त भी हूं, आपका पैर भी छू रहा हूं, और आप पता नहीं क्या क्या है, अगर आप तक पहुंच गया तो मैं कृत्य हो जाऊंगा। और उसके बाद कह रहा है कि यार बेकार पढ़ाते भी हो। तो आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि जब किसी टीचर की गहराई बहुत ज्यादा है, तो उसकी आलोचना सीधे सीधे आप कर नहीं सकते, तो मीठे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, किसी, अरे यार सर इसका मतलब ये तो भक्त टाइप का है, लेकिन सर के बारे में सही बोल रहा है। तो मैंने ही पढ़ा है, सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से स्वार्थ परायण माध्यम, इसीलिए मैं ना इंस्टा पे हूं ना मैं फेसबुक पे हूं। जो था वह भी मेरी टीम ही चलाती थी, मैंने कभी उसको स्वयं, स्टार्टिंग में जब नया नया आता है सबको जोश रहता है, वो मुझे भी रहा होगा, मैं नहीं हूं। बिकॉज ऑफ दिस अभी भी हमारी टीम रन करती, मैं कभी उसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है, नथिंग।
वीरेंद्र बेटा पीसीएस प्री की भी क्लास अपन लोग करेंगे, ठीक है, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने क्या है, जरा एक बार देखिएगा। हम मानवीय नियमों का तो साहस पूर्वक सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। क्या इस टॉपिक से जुड़ेगा? आप कहेंगे हाँ, लेकिन सबसे पहले इस कथन का अर्थ क्या है? यानी इसमें कहा गया है, इस कथन का अर्थ मेरे बच्चों देख सकते हैं कैसे हम छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेक्शन कब होगा, उसके लिए हमारा दिमाग बड़ा होना जरूरी है। कंटेंट नहीं, कंटेंट आप कितना पढ़ेंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप खुद विचार कीजिए कितना कंटेंट आपका छूट जाता है, आप पढ़ ही नहीं पाते, रिवाइज नहीं कर पाते। तो दिमाग यानी सोचने की क्षमता बड़ा कीजिए कि यार ये आदमी एक टॉपिक जलचक्र थोड़ा सा समझाया, उसके बाद इतने क्वेश्चन की बैंड बजा रहा है, और अभी फिर पूरा कंटेंट पढ़ा करके फिर जाकर के सभी मॉडल क्वेश्चन की बैंड बजाएगा। भले टाइम लग जाए, इस इंसान को चिंता नहीं है कि बच्चों की सोचने की क्षमता पहले बड़ी की जाए, उसके बाद बच्चे आगे के टॉपिक खुद ही कर रहे हैं। आप ही लोग रोज आगे के टॉपिक जो भी एक दो बोलते हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और कभी कोई डाउट आप नहीं पूछते, आप कहते हैं कि सर सब हो गया। तो इस कथन का अर्थ क्या कि मानव द्वारा बनाए गए नियम बदले जा सकते हैं या उनके विरुद्ध आप खड़े हो सकते हैं। जैसे किसान आंदोलन हुआ, तो किसान आंदोलन किस लिए हुआ? मानव द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध। 3 किसान कानून सरकार ने बनाए, तो उनके विरुद्ध खड़े हो गए, और मानव द्वारा बनाए गए नियम बदले भी जा सकते हैं। परंतु प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय और अपरिहार्य होते हैं। यदि उनका उल्लंघन किया गया तो इसके परिणाम गंभीर और व्यापक होंगे। यही इस कथन का अर्थ है। अब इस कथन का अर्थ तो आपको पता लग गया, लेकिन ये किस विषय को संबोधित करता है, एड्रेस करता है, जिस पर आपको निबंध लिखना है। यह विचार पर्यावरणीय संतुलन और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को संबोधित करता है। किसको? पर्यावरणीय संतुलन और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को संबोधित करता है। मजा आ गया? अब इस टॉपिक से कैसे जुड़ेगा? तो भैया जल चक्र, वाटर साइकिल, WC। जल चक्र क्या है? मैंने आपको पढ़ाया, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और अपवाह इत्यादि शामिल होते हैं। यदि इस चक्र को बाधित किया जाए, कैसे यह चक्र बाधित होगा? वनों की कटाई के द्वारा या जल स्रोतों के दुरुपयोग के द्वारा। तो क्या होगा? सूखा, बाढ़ और जल संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। आपको ये चीज रट गई है। यह दिखाता है कि अगर हम जल चक्र क्या है बेटा? प्राकृतिक नियम ही तो है। अगर प्राकृतिक नियम जैसे जल चक्र का उल्लंघन करते हैं तो मानवता पर इसका भारी प्रभाव पड़ सकता है। मजा आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो जल चक्र का एग्जाम्पल यहां आ गया कि नहीं आ गया मेरे प्यारे बच्चों? मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। ये है यूपीएससी मेरे प्यारे बच्चों। समय लगे तो लगे, लेकिन फिर आता है ए से। भाई कल को पर्यावरण पर कोई भी ऐसे आएगा यूपीपीसीएस में, आप पकड़िएगा, जल चक्र को जरूर डालिएगा। अब देखो, अगर यूपीपीसीएस में प्रश्न आ जाए वैश्विक पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव, चुनौतियां, तो क्या चुनौतियों में जल चक्र, ये जो रिसर्च आप पढ़ने जा रहे हैं, जल चक्र का डिसरप्ट होना, बाधित होना, डालेंगे कि नहीं? और समाधान के रास्ते एक पैराग्राफ जल चक्र पे डालेंगे कि नहीं? आप कहेंगे यस सर डालेंगे। जैसे डालेंगे यूपीपीसीएस के से दूसरों के मुकाबले, चूंकि ये कंपटीशन है, आधा नंबर आप ज्यादा पाएंगे, मेरी तरफ से गारंटी। सेम बिहार पीसीएस में भी। भाई यहां तो बिहार की समस्या ही है सबसे बड़ी, जल बाढ़, यानी जल संकट से सबसे ज्यादा बिहार जूझ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जल चक्र का प्रभावी संतुलन बिहार की बाढ़ की समस्या का भी एक महत्वपूर्ण समाधान है। अब फिर उसके बाद ढेर सारे ऐसे जलवायु परिवर्तन और जल संकट 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती पर एक समग्र दृष्टिकोण आपको प्रस्तुत करना, 1000 से 1200 शब्द, ठीक है। अभी इस पर हम लोग आगे बात करें। जल संकट प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित समस्या, इस पर तर्क संगत चर्चा करें। 1000 से 1200 शब्द आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन, अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ता विश्व पर विस्तृत निबंध लिखे। मजा आ रहा बेटा? कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन हो गए हैं? एक बार थोड़ा काउंट कर लिया जाए कम से कम उन लोगों को, क्योंकि क्या होता है बच्चे इस चीज को काउंट नहीं करते। जो अच्छे बच्चे होते हैं अमूमन चुप रहते हैं, वो मुखर होते नहीं। कितने क्वेश्चन एक बार आज गिना जाए तब आपको पता लगेगा कि गुड एनालिसिस मैं करता हूं कि नहीं। 1 2
3, यानी 3 ऐसे हो गया, फिर इसके बाद एक यूपी 4, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद ये इसलिए जिससे आप लोगों को मजा है, 8, फिर देखिए 9, अभी इनका आंसर भी लिखवाऊंगा, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कुल मिलाकर के 17 क्वेश्चन आप भाई साहब उसके बाद भी ये मजा आता है कभी कभी कुछ के आंसर देने में। अभी तक मैं ये सब आंसर नहीं, अब मैं दूंगा, खूब मजा आएगा, इससे भी फायदा ही होता है बच्चों, क्योंकि कुछ लोग केवल इस टाइप का कमेंट वमेंट करने देखने ही आते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं भी कंट्रोवर्शियल बातें करूं, और आपको पता है जो इतना डीप एनालिसिस टॉपिक का करता है, ऐसे वगैरह का करता है, तो कितना डीप एनालिसिस किसी भी विषय का करेगा, हम भी करें क्या। लेकिन अभी थोड़ा रिजल्ट हो जाए उसके बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं, चलो मस्ती मस्ती हो गई, अब आते हैं भूमि और उपग्रह डेटा का उपयोग करके शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा तैयार की गई 2024 की वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के जल चक्र को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। इस नुकसान या इस व्यवधान के कारण अत्यधिक मौसमी घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसमें वैश्विक स्तर पर अरबों लोग प्रभावित हो गए। अब यही पूरा टॉपिक उस निबंध में जाएगा कि नहीं, हम मानवीय नियमों का तो सामना कर सकते हैं परंतु प्राकृतिक नियमों का नहीं, ये पूरा पैराग्राफ जाएगा कि नहीं आप सोचती। अब जल चक्र को समझना तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर देख सकते हैं वही चीजें लिखी, जल चक्र पृथ्वी की प्रणाली के भीतर अपनी विभिन्न अवस्थाओं, क्योंकि जल ठोस अवस्था में भी है, तरल अवस्था में भी है, गैस में, जल की निरंतर गति से है, यानी जल एक गतिमान स्थिति में रहे। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षा और अपव्यय, सब आपको बता दिया। ये चक्र सभी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर इन चक्रों में समस्या आ जाए तो, क्लाइमेट चेंज के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाए तो, संघनन की प्रक्रिया तेज हो जाए, वर्षा की मात्रा तेज हो जाए तो, यही तो बताया गया, और ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण प्रभावित हो रहा है। मजा आया कि नहीं मजा आया बच्चों। अब जलवायु परिवर्तन चक्र को कैसे प्रभावित करता, कर लेंगे बेटा। बढ़ते तापमान से वाष्पीकरण बढ़ता है, जिससे वायुमंडलीय नमी अधिक होती है, यानी तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वातावरण में 7% अधिक नमी होती, जितनी है उसमें 7% और ऐड कर दीजिए। अब नमी वर्षा का कारण होती है, भारी वर्षा और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता। मजा आया कि नहीं मजा आया बेटा, सब बच्चे बताएं, पॉइंट इज क्लियर। फिर जहां इसके कारण कुछ क्षेत्रों में अधिक तीव्र तूफान और बाढ़ का अनुभव होता है, वहीं अन्य क्षेत्रों में बढ़ते वाष्पीकरण और मिट्टी के सूखने के कारण लंबे समय तक सूखे का सामना करना पड़ता है। अरे भैया, वाष्पीकरण होगा तो मिट्टी के अंदर में जो नमी है वो भी तो निकल जाएगी, और शुष्क क्षेत्रों में अगर बारिश हो भी जाए तो कठोर जमीन जो होती है वो अवशोषण नहीं करती, उसमें देख सकते हैं नालियां निकली होती है कठोर भूमि में, ये देखिए। तो एक कठोर भूमि होती है, अगर वहां पर बारिश हो जाए तो वह उस पानी को अपने अंदर धारण नहीं करती, बल्कि जल अपवाह का कारण बनती, जिससे सूखे की स्थिति और बढ़ जाती, यानी पानी के बाद भी सूखा। अब आप इसको बेटा कर लेंगे, यानी वही इंपैक्ट सब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। नेचर पत्रिका में रिसर्च में 2022 एक स्टडी आई थी, आईपीसीसी की 6 असेसमेंट रिपोर्ट में भी जल चक्र के इन चैलेंजेस की बात की गई। और अब आते हैं 2024 की ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट, आप देख सकते हैं, यानी डेटा में बताया गया गर्मी कैसे बढ़ रही और अधिक वर्षा कैसे हो रही, ये सारी बातें। अब बाधित जल चक्र, कई चुनौतियां, तो जल की कमी और प्रबंधन का मुद्दा, खाद्य और कृषि पर प्रभाव, तो ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी है, इसको आप बढ़िया से अब क्या करिए, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, इस पर क्या क्या करना है, एंड सो ऑन, निष्कर्ष। मजा आया बच्चों टॉपिक को देख करके, समय लगे तो लगे, लेकिन हमारी जर्नी मेरे बच्चों सिलेक्शन वाली होनी चाहिए, केवल दिखावे वाली नहीं कि कौन कितना होशियार है, सुनील होशियार है या मेरे बच्चे, नहीं,
हम कोई होशियार नहीं है, हम लोग मेहनती लोग हैं, रिजल्ट करेंगे जरूर। क्यों बेटे, करेंगे कि नहीं करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बताओ भाई, लिखेंगे? हाँ। मैं भी चाहूं बेटा 40 मिनट में 30 मिनट में निपट जाऊं ना, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक्चुअली ना, खैर हो सकता है कि कुछ बच्चे जो बहुत गुण वाले हों, उनको एक्चुअल में उनकी अपनी क्षमता हो, उससे भी मुझे इनकार नहीं, क्यों, बट मेरे सामने तो सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं यार, उनके लिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिस बैकग्राउंड से आप लोग पढ़ के आए हैं, क्या एक भी सेशन कहीं यूट्यूब पर है जो आपकी मदद कर सके? केवल भाषण नहीं कि ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। एक भी सेशन का नाम मुझे मैं जो वर्तमान के मुद्दों को आपके सिलेबस से जोड़ते हुए आपको तैयार करा सके। मैं इतिहास, भूगोल, ट्रेडिशनल टॉपिक्स की बात नहीं करूं, उस पर तो मेरे ही बहुत से लेक्चर है। एक भी लेक्चर बताओ जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए हो, किसी एक का बता दो, एक सिंगल बता दो। आप सोचिए, मेरे पास इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे बहुत हैं और मैं उन सबका थैंकफुल हूं कि वो मुझसे कोऑपरेट कर रहे हैं। जतन हमारा बच्चा ऑप्शनल में, मतलब मैं लगभग हिंदी बोलता हूं, एक एक चीज लिख रहा हूं, और देखिए मैंने उसको गारंटी दे रखी, प्रीलिम्स इस बार निकलेगा, जतन का नाम आप लिख लीजिए, सिलेक्शन की लिस्ट में होगा, गारंटी है मेरी, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर विश्वास है ना मेंस एग्जाम पे, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी एक नंबर की है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अब मैं चाहूं तो 40 मिनट में निपटा दूं टॉपिक, लेकिन उसमें क्या होगा, जो मेधावी बच्चे होते हैं वही उस टॉपिक को समझ पाएंगे। लेकिन अब यहां मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझेंगे जल चक्र, थोड़ा फिर कम समझेंगे, फिर एक बार सुनेंगे, फिर एक बार सुनेंगे। तो ये जो मैंने एक लेक्चर यूट्यूब पे किया है ना, ध्यान से समझना, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज उन बच्चों को मिलेगा जो अभी बहुत कम एज के हैं, 17, 18, 19, 20। वो एक ही टॉपिक को बार बार, अच्छा ऐसे हो सकता है क्या, और फिर उनका मन मुझसे कनेक्ट होगा, मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि मुझे रिजल्ट पे काम करना है, तो मुझे अच्छे बच्चों को यूट्यूब से अपने ऐप पर लाना है। समझ गए होंगे आप सब लोग। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक जल चक्र में, वरिंदर कह रहे हैं कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज सर जाना मत, मैं क्लास में पूछूं। नहीं नहीं बेटा, अभी तो मैं बैठा हूं। आइए जरा देखते हैं जलवायु परिवर्तन। अब इस प्रश्न को लिखने के लिए मैंने कल भी बताया, परिचय यानी इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और फिर दूसरा हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु, ऐसे आप लोग ना एक स्ट्रक्चर बनाने की कला सीखो कि भाई चलो हमने लिख दिया कि कैसे हमें आंसर करना, के कारण जल चक्र में बदलाव। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको ये लगेगा अरे यार क्वेश्चन के, मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन की डिमांड पे काम कर रहा हूं, इससे लगा अरे सर ने तो सब पढ़ा दिया, नहीं तो फिर क्या होगा, सर ने पढ़ा दिया लेकिन लिखना नहीं आ रहा। ठीक है, और फिर आएगा प्राकृतिक, ये कैसे, तीसरा पार्ट क्या है इस प्रश्न का, प्राकृतिक आपदाओं में कैसे वृद्धि लागत। तीन ही पार्ट लिखना ना बेटा। अब आपने देखिए तीनों चीजें लिख दी। अब ऑब्वियस है, बिन मांगे क्या करना है, समाधान के उपाय। चौथा तो ये तो बिना मांगे ही रहता, समाधान के उपाय, यानी अगर आपने चुनौती लिख दी बेटा ना, तो आप याद रखिएगा, भले समाधान पूछा ना हो पूछा हो, आपको समाधान तैयार करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एक प्यारू सा निष्कर्ष हो गया। ध्यान से समझिए इस चीज को। क्लियर है? तो अब मेरे बच्चों परिचय में क्या लिखें, क्या मैंने नहीं पढ़ा है कि जलवायु, अच्छा अब आप लोग बताते जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन ने जल चक्र की प्रक्रियाओं जैसे वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा को प्रभावित किया। इससे प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात और ग्लेशियरों के पिघलने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। यह परिवर्तन मानव जीवन और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। ये आपको पढ़ा चुका हूं कि नहीं, लिखा है कि नहीं, टॉपिक ऑफ डिस्कशन में ही लिखा हुआ है, वही हो गया इंट्रोडक्शन। जलवायु परिवर्तन के कारण जलचक्र में बदलाव कैसे हो रहा है, अरे भैया अभी तो पीछे आपने वाष्पीकरण में वृद्धि हो रही। दूसरा, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ हो रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस बाढ़ हो रही। तो वाष्पीकरण में वृद्धि कैसे हो रही भाई, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अधिक गर्मी वाष्पीकरण
का जो रेट है उसको बढ़ा रहा है। इससे वातावरण में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, और जब वातावरण में जल वाष्प की मात्रा बढ़ती है तो भारी वर्षा होती है, चक्रवातों को जन्म मिलता है। अत्यधिक वर्षा और बाढ़, गर्म हवा अधिक नमी धारण करती है, जिससे वर्षा तीव्र और अनियमित हो जाती है। उदाहरण के लिए 2015 में चेन्नई बाढ़, 2022 में असम की बाढ़। आपके एडिट में टॉपिक में लिखा हुआ। तीसरा, सूखा प्लस शुष्कता, यानी बढ़ते तापमान के कारण मिट्टी में नमी तेजी से खत्म हो रही है, आप देख सकते हैं। और बारिश के अभाव में कई क्षेत्र सूखे का सामना करें, जैसे मराठवाड़ा क्षेत्र। और फिर चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि। ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि मेरे प्यारे बच्चों, यानी हिमालय और आर्कटिक क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इससे समुद्र स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव की समस्या हो रही, आप देख सकते हैं। मजा आया बच्चों? यानी जलवायु परिवर्तन के कारण जल चक्र में बदलाव में ये 4 पॉइंट आप लिखेंगे। फिर आता है प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही इसके कारण से, वो भी आप बताएंगे। बाढ़ और तूफान आ रहा है, यानी जल चक्र की तीव्रता से नदियां उफान पर है, जैसे आप फानी तूफान उड़ीसा का जिक्र कर सकते हैं। दूसरा इंपैक्ट क्या हो रहा है? सूखा और खाद्य संकट। आप भाई क्यों नहीं होगा? जलवायु परिवर्तन के कारण जो आप पढ़ रहे हैं, जल चक्र में परिवर्तन हो रहा है, वर्षा में कमी, कृषि प्रभावित हो रही। जैसे हम उदाहरण के लिए भारत के विदर्भा और बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार सूखा देख सकते हैं। तीसरा, ग्लेशियर पिघलने से जल संकट हो रहा है। हिमालयी नदियां जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र ग्लेशियरों पर निर्भर है, इनके पिघलने से जल स्रोत अस्थिर हो रहे। अब समाधान के उपाय, यानी जल चक्र के परिवर्तनों से हम भाई कैसे निपटे? तो पहला, वही पेरिस संधि कीजिए, यानी क्लाइमेट एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन, जलवायु अनुकूलन और समन के उपाय अपनाइए। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या होता है? इसमें होता है GHG, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाइए। देख सकते हैं बच्चों, वही सारी बातें, कुछ बातें घूम फिर के आ रही कि नहीं आ रही? घूम फिर के आ रही कि नहीं? दूसरा, जल संरक्षण करिए, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण करिए। तीसरा, वनों का संरक्षण कीजिए। क्योंकि वन कार्बन सिंक का काम करते हैं। चौथा, आपदा प्रबंधन, पूर्व चेतावनी प्रणाली और जलवायु प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण कीजिए। फिर आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? जलवायु परिवर्तन और जल चक्र के परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। इनसे निपटने के लिए तत्काल हम वैश्विक और स्थानीय स्तर पर सतत विकास, जल संरक्षण और नीतिगत उपायों की आवश्यकता है। आपको पता है, जल चक्र को स्थिर करना न केवल प्राकृतिक आपदाओं को कम करेगा, बल्कि मानवता के अस्तित्व को भी सुरक्षित रखेगा। कैसा लगा आप बताएं मुझे? मजा आया कि नहीं आया? बोलो भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें सीखना है यार, ठीक है? हमें सीखना है। आप मुझे बताएं कि जब आप अपना ऑप्शनल कहीं भी पढ़े होंगे, जो बच्चे यूट्यूब पे फॉलो करें, क्या आपने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस किया? ऑनेस्टी से बताइएगा बच्चों, क्या कराई गई? तो फिर मैं ये जो सिखा रहा हूं, जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उससे तो मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूं ना, लेकिन फिर भी आपको क्यों सिखा रहा हूं कि आप ऐसा ही आंसर ज्योग्राफी में भी लिखना है। अब हमारा एक बच्चा है, क्या नाम है इसका? प्रेम कुमार पांडे। सर GLOF भी आ सकता है क्या? इससे कनेक्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हम जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जलवायु परिवर्तन और जल चक्र में हुए परिवर्तनों के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का एक उदाहरण है। अरे भाई, क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हिमालय, आर्कटिक और अन्य ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं कि नहीं पिघल रहे हैं? अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो जल चक्र में गड़बड़ी हो रही कि नहीं हो रही है? आप कहेंगे सर कैसे? हम कहेंगे भैया, ग्लेशियर जब पिघलेगा तो पानी ज्यादा हो जाएगा, यानी पानी का प्रवाह बढ़ेगा। तो GLOF घटनाएं जल चक्र में हुई तीव्रता का परिणाम है, जहां वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा चक्र अनियमित हो जाते हैं। मजा आया बच्चों? प्रेम कुमार पांडे। तो बेटा, ये है यूपीएससी। अब आता है अगला क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन के कारण, अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक होगी, मैंने पहले कहा कि हिंदू को 2 पार्ट में करूंगा,
अभी तो इतनी ज्यादा जिम्मेदारी अभी आप लोगों को, अभी अभी राज 7 बजे से लेकर पौने 7 से लेकर के 8 बजे तक राज पटेल अभी यहीं थे जहां मैं क्लास ले रहा हूं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि समय लगता है बेटा, 1 मिनट का समय नहीं है। कल को आप लोग भी इंटरव्यू देंगे तो आप लोगों के साथ भी, ठीक है, जुड़ना पड़ेगा। है? जुड़ना पड़ेगा कि नहीं जुड़ना? तो ये मेरे पास तबीयत खराब हो ना हो तब भी काम उतना ही। अब यही सारे, अब जैसे प्रेम के मन में प्रश्न आया, अब ये यूट्यूब पे नहीं सॉल्व हो रहा था ना बेटा, लेकिन यहां सॉल्व हो गया। तो इसलिए बस मैं बेहतरी के लिए आया। 25 में मैं रिजल्ट छाप दूं, मैं फिर बच्चों से वादा कर रहा हूं, जैसा आप चाह रहे यूट्यूब पे ऐसा आ जाऊंगा, लेकिन मैं छाप नहीं पाऊं। मुझे 25 में रिजल्ट करना, चूंकि मैं, मेरा दम सा घुट रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हैं, आपको ज्ञान है, आपने आईएएस का इंटरव्यू दिया है, और याद रखिए मैंने 4 में दिया है, अगर 6 होता तो शायद 2 और देता। और हमने तब दिया है जब 300 सीटें आती थी, 400 सीटें आती थी मैक्सिमम। सीटें बढ़ी हैं 2010 के बाद, और तब मेरा अटेम्प्ट खत्म हो चुका था। तो ये सब भी काउंट करना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमने इतने दिए, हमने इतने दिए, भाई सीटें उटे भी बड़ी महत्वपूर्ण होती। देखो प्रियंका भी कह रही कि सर क्वेश्चन पूछ नहीं पाते थे पहले, जबकि दिमाग में डाउट रहते थे। यहां आप लोग पूछ रहे हो, मैं बात कर रहा हूं, भले एक ही टॉपिक हो पाएगा, 2 टॉपिक हो पाएंगे, 5 हो पाएंगे, 15 हो पाएंगे, वो मैटर नहीं करता। मैंने कहा कि मैं हिंदू को 2 पार्ट में बांटने वाला हूं, क्योंकि मैं कोई चीज इसमें छोड़ नहीं सकता हूं भाई, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक है। अब ये जलचक्र वाला टॉपिक इतना क्यों घुसा हूं? इसलिए घुसा हूं ना बेटा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि आउट है, मेरी तरफ से इस पे प्रश्न आना चाहिए, अभी तक आया नहीं। प्लस केवल आप 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं, प्लस इसके साथ ऐसे में एक अच्छा खासा एनवायरमेंट पर, इकोलॉजी पर मेरे बच्चे प्रश्न अब हमेशा आएंगे। निबंध में कैसे सॉल्व करेंगे आप? फिलोसफिकल ऐसे आएगा, उसमें भी लिखना है इसको। तो ये आप केवल ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे, आप मेरे प्यारे बच्चों विश्वास रखें, जलचक्र आया तो आप 12.5 नंबर एक पढ़ रहे हैं, और 125 नंबर का पूरा ऐसे पढ़ रहे हैं। तो आप कितना पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं लगभग लगभग 140 नंबर के आसपास का। इसलिए इतना जोर देता हूं, इस तरीके से सोचेंगे तब आपको मेरी उपयोगिता समझ में आएगी। ठीक है, आइए इस प्रश्न के, अब बच्चों इसमें भी आप लोग करेंगे। देखिए अब मुझे करने की जरूरत नहीं, आप लोग बताएं सीख गए कि नहीं सीख गए, जरा बताएं आप सब, ये वाला टॉपिक सीख गए कि नहीं, कैसे? यानी मैंने आंसर का स्ट्रक्चर बनाना, क्या लिखेंगे? परिचय, कि भाई सबसे पहले तुम्हें परिचय देना। फिर हम दूसरा इस प्रश्न में पूछ रहा, बाढ़ और सूखे की असमानताओं, बाढ़ और सूखे की असमानताओं के कारण। ठीक है, हो गया बेटा। फिर इसके बाद प्रभाव, फिर इसके बाद ऑब्वियस है बिन मांगा समाधान, और फिर निष्कर्ष। देख रहे हो बेटा, यानी प्रश्न को पढ़ते ही आप निकाल लीजिए क्या क्या मुझे लिखना है, बस ऐसे ही। स्ट्रक्चरिंग इसी को बोलते हैं। आज हम आपको स्ट्रक्चरिंग सिखा रहे हैं, समय भले लगेगा लेकिन सिखा के ही दम लेंगे, कोटा पूरा नहीं करना है। तो परिचय में क्या लिखेंगे? क्या मैंने पढ़ाया नहीं कि जलवायु परिवर्तन ने वैश्विक जल चक्र में असंतुलन उत्पन्न कर दिया? बताओ पढ़ा है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर पढ़ा है, तो बस लिखिए कि उत्पन्न कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्र अत्यधिक बाढ़ का सामना कर रहे हैं, जबकि अन्य क्षेत्र भीषण सूखे से प्रभावित हो रहे हैं। यह असमानता न केवल इकोसिस्टम को यानी पारिस्थितिक तंत्र को, बल्कि मानव जीवन और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाल रही है। अब आते हैं बाढ़ और सूखे की असमानताओं के कारण। पहला कारण क्या? यानी बढ़ता तापमान प्लस वाष्पीकरण। अब वही सारी चीजें फिर घूम घूम के आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा कारण क्या है बाढ़ और सूखे की असमानता? जल चक्र में तीव्रता है, बताओ भाई, जल चक्र में तीव्रता। तीसरा भूगोल और जलवायु परिस्थितियां, भूगोल और जलवायु परिस्थितियां। वनों की कटाई और शहरीकरण, ग्लेशियर पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि।
अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? पर्यावरण का क्षरण, यानी बाढ़ से मिट्टी का क्षरण, पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, ये सब तो आपको पता है। मानव जीवन पर प्रभाव, बाढ़ से विस्थापन, मृत्यु और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ना। आर्थिक प्रभाव आपने पीछे ही पड़ा, बाढ़ और सूखे से कृषि उत्पादन में कमी आती, बुनियादी ढांचे के विनाश से पुनर्निर्माण की लागत बढ़ती। समाधान क्या है भैया? जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, अभी पीछे ही पड़ा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाओ, जलवायु अनुकूलन और समन की रणनीति अपनाओ। ये सब पीछे पड़ा है कि नहीं? फिर उसके बाद एक निष्कर्ष चिपका दीजिए। प्रतिष्ठा बेस कैरिक सीख गए सर मॉडल क्वेश्चन लिखना, बट सर आप ऐसे भी रोज कराए। बेटा रोज तो देख सकते हो ना, एक एक दिन। कल मैंने ऐसे करा विस्तार से, ऐसे ही धीरे धीरे हम सीखेंगे। ऐसे के लिए मैं खुद कह रहा हूं फरवरी में, ऐसे की फरवरी में क्लास आने जा रही है, जो अभी तक एक, जैसे आप ऑप्शनल पढ़ते हैं ना, जैसे आप जीएस पढ़ते हैं, वैसे ही बिल्कुल ये डिटेल्ड क्लास होगी फरवरी में, फाइनल हो चुकी है ये। और जिसमें हम आईएएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और अदर पीसीएस का भी ऐसे लेंगे, जहां पर भी मार्क्स जुड़ते हैं। विस्तृत कक्षाएं हफ्ते में दो दो दिन पढ़ाएंगे, पूरे साल भर पढ़ाएंगे। तो वो एक कोर्स हम लोग डिजाइन कर चुके हैं। हो गया बेटा? अब आप ज्योग्राफी के इन प्रश्नों पर अपना माथापच्ची कर पाएंगे? अब आता है एक क्वेश्चन, जरा इसके बारे में आप विचार कीजिए। विचार करो बेटा। जलवायु परिवर्तन के कारण जल आपूर्ति, कृषि और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़े। तो पहले तो स्ट्रक्चर, मेरे बच्चों याद रखिए, स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना, तो आप प्रश्न में आधी लाइन, मतलब आधा रास्ता, प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी जो भी इस प्रश्न की डिमांड उसको लिख देना। यानी जलवायु परिवर्तन वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र और मानवीय गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव डाल रहा, विशेष रूप से जल आपूर्ति, कृषि और जैव विविधता इससे अत्यधिक प्रभावित हो रही है। आपने लिख दिया तीनों के बारे में, यानी ये भी और ये भी। ठीक है? तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा, सूखा और चरम मौसम की घटनाएं, इन तीनों कारकों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। हो गया आपका भूमिका कंप्लीट। अब आता है अगला प्रश्न, मतलब अगला पॉइंट इसमें कि जलवायु परिवर्तन का तीन पूछ रहा है ना, जल आपूर्ति पर प्रभाव, कृषि पर और जब। तो पहला, क्लाइमेट चेंज का जल आपूर्ति पर प्रभाव। ठीक है? तो क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ाया नहीं अभी? भूजल स्तर में गिरावट हो रही है, यानी क्यों हो रही? क्योंकि बढ़ते तापमान से वाष्पीकरण की दर बढ़ी, जिससे भूजल पुनर्भरण यानी रिचार्ज बाधित हो रहा है। उदाहरण भारत के पंजाब और राजस्थान में भूजल संकट। तो आप पहला देख सकते हैं भूजल स्तर में गिरावट। दूसरा आप देख सकते हैं बर्फ और ग्लेशियरों का पिघलना, चाहे हिमालय हो चाहे आल्प्स, दोनों जगहों के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे नदियों के जल प्रवाह में असंतुलन आ रहा है। लंबे समय में जल स्रोतों की उपलब्धता भी घट रही, अनियमित तो हो गया, आप देख सकते हैं बर्फ और ग्लेशियरों का। फिर तीसरा हो गया अनियमित वर्षा और बाढ़ सूखा का चक्र, सब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है? फिर जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव, इस प्रश्न का अगला पैराग्राफ होगा। तो फसल की उत्पादकता में कमी आ रही है। कैसे? अत्यधिक गर्मी और अनियमित मानसून से प्रमुख फसलों की पैदावार घट रही। ठीक है? जैसे 2023 में अगर आप देखेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था कि खरीफ के सीजन में धान उत्पादन में गिरावट आई। तो एक ये हो गया। दूसरा, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उर्वरकता, उस पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। सूखा और बाढ़ से मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से मिट्टी की गुणवत्ता घट रही है, आप देख सकते हैं। तो एक हो गया मृदा की उर्वरकता पर प्रभाव। फिर पारंपरिक कृषि प्रणालियों पर एक खतरा भी हो रही है। कैसे? यानी भाई हमारे यहाँ क्या है, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ, यानी वर्षा आधारित खेती ही है, लेकिन हमारी पारंपरिक खेती कैसी? वर्षा आधारित खेती, लेकिन ये उसको प्रभावित कर रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिरता कमजोर हो रही है और ग्रामीण पलायन बढ़ा है। माइग्रेशन का एक कारण भी है। कौन सा? 2017 में निबंध भी पूछा था, भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है। जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव, यानी क्या उस निबंध में आप डाल सकते कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल डाल सकते हो, डाल देंगे। तो जलवायु परिवर्तन का बायोडायवर्सिटी पर क्या इंपैक्ट है बच्चों, आप देख सकते हैं।
तो जलवायु परिवर्तन का बताओ भाई, जलवायु परिवर्तन का बायोडायवर्सिटी पर क्या इंपैक्ट है? ठीक है। अरे भाई, पहला ही इंपैक्ट है इकोसिस्टम में असंतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन। मतलब बढ़ते तापमान से प्रवासी पक्षियों और समुद्री जीवों के जीवन चक्र में भी बदलाव आ रहा, आएगा कि नहीं आएगा? कई प्रजातियां इसके कारण विलुप्त होने के कगार पर है, जैसे बर्फीले भालू और प्रवासी मछलियां। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव वनों एवं वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है बच्चों? ठीक है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पड़ रहा है। जैसे वनों की आग और जंगलों के घटने से बायोडायवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब बुश फायर आग लगी थी, हजारों वन्य जीव मारे गए थे। मरीन इकोसिस्टम पर भी खतरा है। ओशन एसिडिफिकेशन से प्रवाल भित्तियां नष्ट हो रही, मछली उत्पादन में कमी आ रही, जिससे मत्स्य उद्योग प्रभावित हो रहा है। तो ये हो गया। अब समाधान, तो समाधान में जो आपने तीनों चुनौतियां बताई है, जल आपूर्ति के समझ, कृषि के समझ, अब तीनों का समाधान भी बता देना। तो जल आपूर्ति ना रुके उसके लिए पहला क्या करना होगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी पानी के वर्षा को आप इकट्ठा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? पानी के वर्षा को आप इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, जैसे राजस्थान में पारंपरिक जोहर प्रणाली, उसको आप पूरे देश में डेवलप कराइए। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दीजिए, या माइक्रो इरिगेशन में विस्तार से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उद्योगों में पानी के पुनः उपयोग को अपनाइए, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कृषि क्षेत्र के लिए समाधान क्या होगा। तो कृषि क्षेत्र के लिए आप कृषि का अनुकूलन करिए, यानी क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर लगाइए, यानी ऐसी फसलें आप लाइए जो सूखे का प्रतिरोध कर सके और ड्रॉट का, यानी सॉल्ट और ड्रॉट दोनों रिजाइलियंट क्रॉप लाइए। सूखा प्रतिरोधी और लवणीयता सहनशील फसलों को बढ़ावा दीजिए। जैविक खेती को प्रोत्साहन कीजिए। स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दीजिए। ये सारी बातें हैं। ठीक है, सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए सोलर एनर्जी बेस्ड सिंचाई प्रणाली डेवलप कीजिए। नमी संरक्षण तकनीकों का उपयोग कीजिए। अब इसके बाद जैव विविधता, इसके लिए क्या करिए? वन पुनर्स्थापन कीजिए, यानी वन संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का कड़ाई से पालन कीजिए। मरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा कीजिए, यानी जो समस्या थी उसी को सुधार दीजिए। जैसे एमपीए यानी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को बढ़ावा दीजिए। प्रवाल भित्तियों की पुनर्बहाली कीजिए और फिर एक बेहतर निष्कर्ष लिख दीजिए। बच्चों समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें? अब बाकी के क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए, आप लिखिए, और आपका ग्रुप बस जल्द ही बनने वाला है। एडवांस IQIP का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, जैसे प्रीलिम्साथॉन का बना है, जैसे आधारशिला सीसेट सबका बना है, वैसे ही इसका भी जल्द ही बनने वाला है। ठीक है ना? तो आप लोग जिन प्रश्नों को लिख नहीं पाएंगे उसको आप वहां पूछेंगे। ठीक रहेगा बच्चों? ठीक है, यानी जो प्रश्न यहां हमारे नहीं हो रहे, अगर आपको वहां, आप वहां पूछेंगे। ठीक है बेटा, मजा आया? तो बहुत मेहनत करनी है, सिलेक्शन की तरफ जाना, और ये तो समझिए ये वरदान है, ये जो मैं कर रहा हूं, कि ये कहीं मुद्दे के ऊपर 25 तरीके से कैसे विचार करें। आप जो हमारे पीसीएस की तैयारी करें उनसे पूछिएगा। अभी मैंने 10 निबंध कराए हैं साहित्य और समाज पर। ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे हैं, जैसे जो फाउंडेशन वाले हो, मुकेश से पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। साहित्य और समाज से मेरे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या ही आपने पानी पानी कर दिया। ये वहां पर फिक्स है, पहला क्वेश्चन 700 शब्दों का साहित्य आता। बच्चों को ऐसा सिखाया हूं, 10 निबंध दिया हूं, 10 में एक ही कंटेंट है। 10 में एक ही कंटेंट जा रहा है, केवल लिखने का तरीका बदल गया। जैसे सत्य एक है, विद्वान उसे अनेकों प्रकार से कहते हैं। एक बार आप मुकेश वगैरह से पूछिए, ईच एंड एवरीवन इज हैप्पी। सर ये क्या ही हो गया? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप देख रहे होंगे कि टॉपिक तो जल चक्र है, लेकिन कहां कहां से कैसे कैसे जल चक्र घूम करके हमारे लिए IQIP हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। अब आता है जैसे यह प्रश्न, इस अब प्रश्न में क्या भूमिका अच्छी होनी चाहिए। निबंध की हमेशा खासियत क्या? भूमिका अच्छी होनी चाहिए, उसका बॉडी अच्छा होना चाहिए, उसका कंक्लूजन। भूमिका में जितने भी विषय होते हैं आप डिस्कस करने योग्य, वो सब आप लिख देते हैं। और फिर
बॉडी में इन्हीं एक एक पॉइंट को आप आसानी के साथ उदाहरण के साथ डिस्कस करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, फिर एक बेहतर सा निष्कर्ष लिख देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी भूमिका क्या हो सकती है? सामान्य शब्दों में भी कोटेशन वगैरह रहने दीजिए, चलिए हम विचार करते हैं। 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन, आप केवल सुनिए, 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन और जल संकट मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से जलवायु संतुलन और जल संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यह संकट न केवल पर्यावरणीय है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित कर रहा है। इसी संदर्भ में हमें जल परिवर्तन और जल संकट 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती विषय पर चर्चा करनी है। अब आप देख सकते हैं, मैंने लिखा और इस निबंध को कनेक्ट कर दिया और फिर लिखेंगे। इस विषय पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें कई विषयों पर गहन विमर्श करना होगा, जिसमें सबसे प्रथम विचारणीय बिंदु होगा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या की जड़ कहां है। क्या जल संकट एक गंभीर खतरा वास्तव में बन चुका है? अगर बन चुका है तो उसका डेटा क्या कहता है? इन दोनों विषयों पर विचार करने के पश्चात हम सीखेंगे कि इसका क्या प्रभाव है, वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर दोनों पर। इन प्रभावों को समझने के पश्चात हम इसके समाधान पर चर्चा करेंगे और चर्चा होगी बड़ी गंभीर कि जलवायु परिवर्तन और जल संकट से निपटने के लिए क्या उपाय अपनाए जाए। तत्पश्चात हम भारत के विशेष संदर्भ में इस समस्या के समाधान पर एक दृष्टि डालेंगे। मजा आ गया बेटा? भूमिका कैसी लगी? यानी सारे मुद्दे उठा दिया। अब पैराग्राफ चेंज, बॉडी। आइए सर्वप्रथम विचार करते हैं जलवायु परिवर्तन की समस्या की जड़ क्या है। फिर लिखेंगे जलवायु परिवर्तन की समस्या की जड़ ग्लोबल वार्मिंग के साथ जुड़ी हुई है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता ने वैश्विक तापमान को बढ़ाया है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, आपने लिख दिया एक पॉइंट, यानी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। जो पहला क्वेश्चन आपने उठाया था उसका आंसर लिख लेंगे। जो डेटा दिया उसी के आधार पर मैंने पूरा खींच दिया है। अब भूमिका ही हो सकती, बाकी डिटेल के लिए आपको आनंद की अनुभूति कराऊंगा। फरवरी से थोड़ा सा इंतजार कीजिए। है समझ में आया कि नहीं? भूमिका, भूमिका ही जान है, क्योंकि भूमिका आ गई तो बॉडी आप वही 4-5 पॉइंट के बेस पर पीछे कंटेंट दिया गया है, आप आसानी के साथ लिख ले जाएंगे। सब लोग कमेंट किया करो। नीतीश ने कहा हाँ सर, लेकिन सब लोग, और नहीं समझ में आया तो भी लिख दिया करो, मेरा पक्ष नहीं लेना है। अब जल संकट प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित समस्या, तो भाई अब इस पर भी एक निबंध आ गया। अब कैसे लिखेंगे? जल संकट आज 21वीं सदी की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन चुका। यूपीएससी भी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जल संकट आज 21वीं सदी की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 40% से अधिक जनसंख्या जल संकट का सामना कर रही है और 2050 तक यह समस्या और भी विकराल हो सकती है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जल संकट एक प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित समस्या। कुछ लोग इसे जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य इसे मानव जनित गतिविधियों जैसे जल के दुरुपयोग और कुप्रबंधन से उत्पन्न समस्या मानते हैं। इस निबंध में दोनों पक्षों की तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी और निष्कर्ष में इस समस्या के समाधान की दिशा में विचार किया जाएगा। आइए सर्वप्रथम विचार करें, यानी भूमिका खत्म। अब आइए बॉडी की तरफ। आइए सर्वप्रथम विचार करें कि क्या जल संकट एक प्राकृतिक आपदा है। मजा आया बेटा? अब उसके बाद आएंगे कि क्या जल संकट एक मानव निर्मित समस्या है, और फिर उसके बाद आएंगे जल संकट को हल करने के संभावित समाधान। सब पढ़ा चुका हूं, और फिर निष्कर्ष। तो भूमिका आपको मैं इतना बढ़िया लिखना सिखा दूंगा ना कि भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? बल्ले बल्ले। चलो, मेरी तबीयत भी बेटा ठीक लग रही, तो कल से एकदम धुआंधार चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। कल हम लोग आधारशिला बैच में एनसीईआरटी
कि क्लास को कल आगे बढ़ाएंगे और फाउंडेशन की क्लास भी। ठीक है, आज सर्दी हो गई थी। हाँ, प्रतिष्ठा हो जाएगा। अब आता है जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन, अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ता विश्व पर विस्तृत निबंध लिखना। कैसे लिखेंगे? जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन। 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों की उपलब्धता वैश्विक चिंता का विषय बन गए। तेजी से बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, ग्लेशियरों का पिघलना और जल स्रोतों का ह्रास इस बात के संकेत है कि विश्व एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ये सारे पॉइंट लिखे कि नहीं? जल संसाधन मानव सभ्यता के लिए अनिवार्य है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इनका संरक्षण और सतत उपयोग चुनौती बन गया। यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट खाद्य सुरक्षा, बायोडायवर्सिटी और वैश्विक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन, अब देखिए फिर आ गया, इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ता विश्व पर चर्चा के क्रम में हमें कई बिंदुओं की तलाश करनी पड़ेगी, जिसमें सर्वप्रथम विचारणीय बिंदु होगा जलवायु परिवर्तन और जल संसाधनों का परस्पर संबंध क्या है। इस प्रश्न पर विचार करने के पश्चात हमें विचार करना होगा कि जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है। इसी क्रम में हम यह भी जानेंगे कि जल जनित आपदाएं क्या होती हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि जल संसाधनों के संकट से उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कौन कौन से होते हैं। इन सब विषयों पर विचार करने के पश्चात हम जलवायु परिवर्तन और जल संकट से निपटने के लिए समाधान की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और फिर यह भी देखेंगे कि भारत इस जल तनाव से बचने के लिए जल संसाधन के प्रबंधन का प्रयास किस प्रकार कर रहा है। इन सभी विषयों पर विचार करने के पश्चात हम एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे कि जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ता विश्व का रहस्य क्या है। कैसा लगा बेटा? ठीक है। रूपांजलि कह रही है कि सर क्या सभी प्रश्न लिखना जरूरी है या प्रीलिम्स आ रहा है तो अभी केवल नहीं, आपको केवल एक टॉपिक सुनना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। बाकी सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेवारी है। ये जो कंटेंट इकट्ठा, और आपको क्या लग रहा है कि ये सब आप ही की जिम्मेदारी है? बच्चे हम सर कितना नोट्स बनाए, कुछ मत बनाइए, मैं साफ कह के रख रहा हूं। ये गुरुकुल बनाया किस लिए हो बेटा? ये 25 मई तक हमारी टीम, अभी मार्च में हम लोग खाली होंगे क्योंकि अप्रैल में कोई क्लास नहीं चलेगी फाउंडेशन के अलावा, क्योंकि तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा, टेस्ट वेस्ट केवल चलता रहेगा। तो अप्रैल में हमारी पूरी टीम बैठ के, सॉरी मई में, 1 मई से, अप्रैल में पूरा चलेगा, 1 मई से 24 मई तक हम यही काम करेंगे ना। हमारी टीम हमने अभी से लगा रखा है, ये नहीं कि बाद में, अभी से ही लगा रखा है। तो अभी कम हो रहा है, बाद में पूरी टीम लग करके पूरे टॉपिक हम निकाल के आपकी जेब में डाल देंगे बेटा। और ग्रुप का है बनवा रहे, और जिनका प्री हो जाएगा चाहे 25 में चाहे 26 में, तो आपका अलग ग्रुप बनेगा बेटा। इस बार मैंने पहले ही कहा कि मैं केवल, ईश्वर करे कि मैं उन्हीं बच्चों को लूंगा जो मेरे प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट है। और इसीलिए इतनी दुर्धर्ष मेहनत हो रही कि 2 बच्चा भी आएगा, तो ये इसलिए नहीं कि मैं और बच्चों को लेना नहीं चाहता, ईश्वर करे कि मेरे पास सब बच्चे आ जाए, नहीं। मजबूरी मेरी है कि कॉपी चेक नहीं हो पाती, टू बी ऑनेस्ट। तो कम से कम जो बच्चे अपने हैं उनकी कॉपियां चेक कर लूं मैं, और जब तक मैं नहीं हाथ लगाऊंगा आप लगवाइए हाथ मार्केट में। इसलिए नहीं कि मैं अकेला विद्वान हूं, कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा अगर वो कॉपी चेक करता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी इंडिया का, तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो पकड़ पाएगा ना मात्रा और ये सब। नहीं, मात्रा और डेटा पकड़ना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि यार आपने जो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिखा है उसमें भटकाव तो नहीं है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा हिंदू के कंटेंट की तरफ बिल्कुल मत जाओ आप। और रूपांजलि आप लोग तो फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, ये मेरी जिम्मेदारी बेटा। अभी तक अलग था, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे था, वहां पर हमारे रूल्स रेगुलेशन नहीं चलते थे। लेकिन यहां पर तो स्वाभाविक रूप से आप मेरे पर क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, और यहां आपका हर उठाया गया क्वेश्चन वैलिड होगा बेटा। सर आपने तो कहा था। अन्य प्लेटफॉर्म पे हम केवल टीचर थे बच्चे। ठीक है, अब आते हैं प्रीलिम्स की तरफ। अब देखो बेटा, इतना पढ़ा दिया, अब पूरा प्रीलिम्स का सारा जो जो यहां इंपॉर्टेंट है वो भी दे दिया। अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2021 में पूछा था, पानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में पानी की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। ध्रुवीय बर्फ की टोपी और ग्लेशियरों में पानी की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है।
यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का बैच बेटा होगा ये जब मेंस हम खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। मेंस का बैच जब हम खत्म कर लेंगे और फिर मैं उसमें जो मेरे सबसे होनहार स्टूडेंट है उसमें कई हैं, बट ऑब्वियस है जो हमारे फाउंडेशन का हिस्सा है मुकेश, उनको मैं अपने साथ लेकर के तब क्लास की शुरुआत करूंगा, यानी ऐसे मेरे साथ वो खड़े होंगे, क्योंकि मैंने उनको वादा कर रखा है कि इस बार उनका सिलेक्शन कराना है, क्योंकि उन्होंने 3-4 मेंस लिखा हुआ। तो मैं अब कोई भी बैच शुरू भी करूंगा तो ये भी मेरा है कि मैं अपने बच्चों के द्वारा ही शुरू करूंगा, कि वो बताएंगे जो मेंस लिख चुके हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं या सिलेक्ट हो चुके हैं, वो बताएंगे क्यों जुड़ना चाहिए और क्यों नहीं जुड़ना चाहिए। क्योंकि अपने मुंह से कह के मैं हार गया, मुझे ना बेइज्जती सी लगती है, आओ आओ ले लो कोर्स, नहीं लो मत लो, कोई मत लो, ठीक है। तो जैसे ही मेंस की क्लास खत्म होगी वैसे ही प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं, यानी इस पर मैंने दिखाया कि प्रश्न आता है, यानी पानी पर प्रश्न आता है। अब पूरा देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन यहां रेडी हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं कि नहीं रेडी हो चुके हैं बच्चों, मजा आ गया। अब आइए, जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अभिव्यक्ति पास, मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा आपके पास समझिए कूपन कोड है जो आपको हमारे सभी कोर्सेस में एक्सेस दिलवाएगा। तो जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, अगर इकोनॉमिकली उनको दिक्कत नहीं है तो ये बहुत महंगा भी नहीं, आप अभिव्यक्ति पास ही लीजिए, ये सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं इतने कम समय में 5 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार रेटिंग हमारे जैसे व्यक्ति को केवल पढ़ाने के दम पे ही मिल सकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास उस तरह की फॉलोइंग नहीं है, ठीक है, और ना ही हम एड और ये सब पे बिलीव करते हैं। तो ये बच्चों का अपना प्यार है कि उन्होंने 5 स्टार रेटिंग दी है। अच्छा, तुम लोग भी तो 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो ना, इतनी बड़ी संख्या में कितने लोगों ने अभी तक दी है जरा बताना। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, अबे 6,000 से ज्यादा बच्चे हो भाई, और मैं कोर यूपीएससी का टीचर हूं, अगर 6,000 से ज्यादा बच्चे ऐप पर हैं तो यार भाई, रूपांजलि ने दिया है, प्रतिष्ठा बेस ने दिया है, अरे भाई सब लोग दिया करो यार, ठीक है ना। ये सब तो आप लोगों को बिना पूछे कर देना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जिनको भी एडमिशन लेना इन नंबरों पर कॉल कर देंगे। और फाउंडेशन जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा बैच बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आप सब ज्वाइन कीजिए। आधारशिला आईएएस का सपना ठोस नींव के साथ, ये फाउंडेशन बैच है 2026, 27 और 28 के बच्चों के लिए, ठीक है, जिसमें हम नींव के बाद यानी एनसीईआरटी पहले पूरा कंप्लीट कराएंगे, फिर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और ऐसे यूपीएससी की जो यूनिट है उसके हिसाब से, और फिर उसके बाद प्रीलिम्स, यानी हम ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्री और मेंस दोनों की तैयारी अलग कराते हैं, चूंकि दोनों का पैटर्न अलग है और ये हिंदुस्तान में हम पहले हैं जो ऐसा करा रहे हैं। यह कहना मेरे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाद में ये एक पैटर्न बनेगा, लेकिन कम से कम मेरे अपने बच्चों को ये पता हो कि ये मेरे सर ने ही स्टार्ट किया था। प्री और मेंस की तैयारी बिल्कुल अलग अलग, क्योंकि एक जगह एमसीक्यू पूछ रहा है तो वहां हम फिर क्यों एक ही पैटर्न पढ़ा, एक जगह आंसर राइटिंग करनी है, तो इसीलिए हम इसको सेपरेट करके पढ़ाते हैं। और ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन कोई भी नई चीज तभी सक्सेसफुल होती है जब आपकी सोच उसके साथ कनेक्ट करती है। तो अभी मुझे ऑब्वियस है झेलना पड़ेगा कुछ दिन, क्योंकि बच्चे पुराने पैटर्न पर पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे कुछ भी कर लिया जाए, जबकि है ये 21वीं सदी के 25 वर्ष वाले। ढाई आकर प्रेम का हिंदी साहित्य का बैच, यानी मेरे प्यारे बच्चों यह स्टार्ट होने जा रहा है, एकदम ब्रांड न्यू बैच, और हिस्ट्री ऑप्शनल का भी, तो दोनों में आप हिस्सा ले सकते हैं। इसके साथ प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज का दूसरा यानी बिल्कुल ब्रांड न्यू टेस्ट सीरीज, ये 10 जनवरी से स्टार्ट होने जा रही, तो इसका भी हिस्सा आप जरूर बनिए, जिसमें प्री टेस्ट एनालिसिस, लाइव टेस्ट और पोस्ट टेस्ट एनालिसिस तीनों होगा। प्री टेस्ट एनालिसिस और पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, खासकर प्री टेस्ट एनालिसिस हमारा ऐसा इनोवेशन है जो आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लाएगा। इसी प्रकार से बिहार पीसीएस मेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम यानी बिहार पीसीएस 17वीं का मेंस पूरा करा रहे हैं, जिसमें निबंध और आईआर, इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक मैं स्वयं डिस्कस कर रहा हूं। और बाकी हमारे फैकल्टी रवि रंजन सर, जो कि स्वयं डेटा इंटरप्रिटेशन में 72 में से 69 मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं, 3 बार उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो कर रहे हैं बिहार स्पेशल और डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर कोई बच्चा अलग से भी पढ़ना चाहे तो वो हमारे यहाँ कोर्स ले सकता है। और इसी प्रकार से बिहार पीसीएस का टेस्टा मेंस यानी, और इसी प्रकार से यूपी पीसीएस का भी हम मेंस करा रहे हैं जो 2024 का
बच्चे मेस दे रहे हैं, वो भी अगर उन्हें पसंद है हमारी शैली, तो ज़रूर यहाँ पर जुड़ेंगे। ठीक है? ये सारी मेरे बारे में जानकारी। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से।